जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग 8 क्लास पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग को थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में दोस्तों हम लोग को खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या है खनिज संसाधन, क्या है शक्ति संसाधन। बोल रहा है किसी सुकांत से मिलने धन्यवाद के टिकट उसके पृथक किसी सुकांत पढ़ दिए थे, इसलिए हमको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ दिए। किरी एक है और सुकांत से वो मिलने जा रही है, ठीक है। तो उसके पैतृक स्थान पर अपने जा रही है धन्यवाद के निकट। उसका पैतृक स्थान मतलब पापा का घर रहा होगा, पापा दादा सब वहीं के रहे होंगे उनके। तो वो अपने पैतृक स्थान जा रही है, गाँव जा रही है। बोले किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। तो काला जब वो विशाल क्षेत्र देखती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है। सुकांत वो है, यह स्थान इतना काला और धूल भूरा क्यों है। पूछती है किरांत सुकांत से कि यह स्थान इतना काला और भूरा क्यों है। तो यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं। ये देखिए कोयला का खदान ट्रक से उनका जो है भारण कर रहा है, ठीक है। तो इसको वहाँ पे कोयला वगैरह सब बहुत ज़्यादा होता है धन्यवाद में, तो इसलिए वहाँ पे जो है काला और भूरा जो है प्रदेश है। बोला ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया किसी कारण से है। खनिज क्या है। किरी पूछती है कि खनिज आखिर क्या है। तो सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नाना बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। मतलब एक हाँ भाई, जब बिस्कुट बनाते हैं तो उसमें आटा होता है, दूध होता है, चीनी होता है, कभी कभी अंडा को भी मिलाया जाता है। तो अब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो जा कर के बिस्कुट तैयार होता है, इतना सामग्री मिल करके तब बिस्कुट तैयार होता है, तब उसको बिस्कुट को क्या करते हैं, खाते हैं। तो क्या आप इसके अवयव को पृथक रूप से देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई पदार्थों को मतलब कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों के कई पदार्थ मिले हुए हैं जो खनिज कहलाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि एक बिस्कुट बना दिया, बिस्कुट लेते हैं पैकेट में से निकाल निकाल करके खा लेते हैं। इस तरह से बिस्कुट सजाया हुआ रहता है पैकेट में, आप निकाल निकाल के खा लेते हैं बिस्कुट। बिस्कुट में क्या क्या उपयोग हुआ है, उसको क्या वस्तु से मिला करके बिस्कुट बनाया गया, उसको तो आप अनुमान नहीं लगाते हैं बिस्कुट खाते समय, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता, नहीं आप देख पाते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी भी है, पृथ्वी की चट्टान के अंदर कई प्रकार के खनिज हैं, लेकिन वो हमको देखती नहीं है। कई प्रकार की वस्तुएं स्थित है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जहाँ सारा जो वस्तु स्थित है वो क्या है, खनिज है। ये खनिज पृथ्वी की चट्टाने पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। संगठित प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, एक क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होता। तो खनिज क्या है, सभी स्थान पर समान रूप से वितरित नहीं होगा, किसी विशेष स्थान में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं हो, मतलब जो आसानी से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। जैसे आर्कटिक महासागर संस्तन या आर्कटिक में निकाला तो वहाँ पे स्थित है, तो उसको क्या आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। बोल रहा है खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। उसमें कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है और वो अपने भौतिक गुणों, रंग, घनत्व, कठोरता एवं रासायनिक गुणों और विलेयता के आधार पर क्या करते हैं, पहचाने जाते हैं। बोल रहा है भोजन में नमक आपकी पेंसिल की ग्रेफाइट की भी खनिज है। तो भोजन में जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं या फिर पेंसिल में जो अंदर का जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का खनिज है। बोल रहा खनिज के प्रकार के बारे में दे रहा है। यहाँ पे पहले देख लीजिए सेल क्या होता है और अयस्क क्या होता है, ठीक है। बोल रहा है सेल होता है जो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। तो इसमें खनिज क्या होता है, सेल में खनिज एक या एक से अधिक हो सकता है। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है वो अयस्क कहलाता है। मतलब जिनसे खनिज का क्या होता है, खनन किया जाता है, उसको अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल 110 को क्या अयस्क है, यानी कि खनिज अयस्क हो सकता है, अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। तो खनिज 2800 पहचाना गया, जिसमें से 100 को क्या है, खनिज है, अयस्क है। अब देखिए खनिज के प्रकार के बारे में कहते हैं। पृथ्वी पर हजारों से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। धात्विक में भी 2 प्रकार के हैं, लौह और अलौह, ठीक है। ये पढ़ते हैं धात्विक खनिज किसको कहते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे मूल में होते हैं। धातु में कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें धुति और चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इसकी कुछ उदाहरण है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज
वो होते हैं जिसमें लौह अयस्क जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, ठीक है, जिसमें मतलब लोहा की मात्रा उपलब्ध है, जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, ये सब। लौह की बात करें तो अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु वह अन्य धातुओं और सोना चांदी तांबा सीमा आदि हो सकते हैं। अब देखिए अधात्विक खनिज क्या है। तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम ये खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अत्यधिक मतलब अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, पर्यवेक्षण या आकलन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, ठीक है। बोल रहा है खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो खनिज का निष्कर्षण खनन करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, आकलन करेंगे। खनन कैसे करेंगे, वितरित खनन और कुपकी खनन। तो ये सबका नीचे वर्णन दिया, ये सबको पढ़ते हैं हम। अपटन तेल का प्रबंधन इस तरह से किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया प्रबंधन करने का। तो ये सबसे पहले जानते हैं ये सब होता क्या है। बोल रहा है पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेल से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। मतलब जो शरीर के अंदर दबा हुआ है खनिज उसको बाहर निकालें तो वो प्रक्रिया खनन कहला जाएगी। खनन जो कम गहराई में स्थित हो वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वितरित खनन कहते हैं। मतलब ज़्यादा गहराई पर नहीं हो, ऊपर नहीं रहता है खनिज, उसको बस भूपर पट्टी को अलग किए, बस थोड़ा सा भाग को और निकल गया, ठीक है। तो वो अधिक गहराई पर नहीं जाना पड़ा, पृष्ठीय स्तर ही हटा करके उसको निकाल दिए, तो वो क्या वितरित है, मतलब ऊपर से ही वितरित है, तो उसको कहेंगे वितरित खनन। और गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं, कूपक मतलब गहन वेधन कहेंगे, मतलब अधिक गहराई पर जाकर के उसको निकालेंगे। वो ऊपर से थोड़ा सा खुदाव में नहीं होगा, बहुत अधिक तक उसको क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। वो भी हाथ से नहीं होता, वो मशीन से खोदना पड़ता है, ठीक है। गहन वेधन करना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, कूपक कहते हैं। अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसको कूपकी खनन कहते हैं। मतलब कूपक की सहायता से ही कूपकी खनन किया जाता है। कूपक के मतलब यंत्र है जो गहन वेधन करता है, अधिक गहराई तक खोदता है और अधिक गहराई से निकलता है, उसको कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। मतलब वही जो गहन कूप से जो खुदाई कर करके निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रवेधन कहेंगे। सतह के निकट स्थित खनिजों के जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद करके निकाले तो उसको आखनन कहते हैं। तो देखिए जो आसानी से खोद करके निकाल जाएगा, जो वो होगा वितरिकी खनन, ठीक है, तो उसको आखनन कहेंगे। और जो होगा वो कुपकी खनन, उसको क्या कहेंगे, प्रवेधक कहेंगे, सीधा सी बात है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है आप सेल को देख कर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि वह सेल का रंग नीला होता है। तो मतलब तांबा जिसमें होगा उस सेल का रंग कैसा होगा, नीला होगा। तो आप बता सकते हैं ऊपर से ही। अब देखिए वो बोल रहा है खनिज का वितरण किस तरह से है। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेल में, जबकि कुछ अपसादित सेल में। तो इस सब सेल के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बोला धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज की अगर बात करें तो आग्नेय में होगा या तो फिर कायांतरिक में होगा, अपसादी में ज़्यादातर नहीं होता है। और क्योंकि विशाल पठार का मैदान यही धात्विक और आग्नेय और कायांतरित समूहों के सेल द्वारा होता है। और उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क और टेरियो जैसे कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइड, प्लेटिनम आग्नेय कांतरिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के अपसादी सेल समूह में आध्यात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में एक जगह कॉक्सस प्रदेश में चूना पत्थर का निक्षेप है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज का निक्षेप है। अल्जीरिया एवं फास्फेट संस्तर उसके कुछ उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम किस तरह स्तर में, अवसादी में, औधात्मिक जो है अग्नि और कांतित में। दोस्तों ये सारा चीज़ आप लोग हो सकता है कॉपी में लिए हों तो लिख लीजिए कि उत्तर स्वीडन से लौह अयस्क है, कनाडा से तांबा निकल का निक्षेप प्राप्त होता है, दक्षिण अफ्रीका से लोहा का, निकल का, क्रोमाइड का, प्लेटिनम का आग्नेय और कांतित सेल से पाए जाते हैं। ये लिख दीजिए। यहाँ पे ये लिखिए फ्रांस के कॉक्सस द्वीप से चूना पत्थर का निक्षेप प्राप्त हुआ है, जॉर्जिया से और यूक्रेन से मैग्नीज का, अल्जीरिया से फॉस्फेट का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पूछता है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे जैसे जैसे विस्तार किया गया है तांबा लोहा बॉक्साइट का, तो वही वितरण यहाँ पे दे रहा है। तो ऊपर तो और पढ़ ही लिए। बोल रहा है एशिया के बारे में दे रहा है। बोल रहा है चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। चीन के पास भी और भारत के पास भी लौह अयस्क का विशाल निक्षेप है। बोल रहा है कि महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। तो ये जो एशिया महाद्वीप है ना, जो विश्व के आधा से अधिक टीन का उत्पादन एशिया महाद्वीप से होता है, जिसमें चीन हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में से एक है। चीन सीसा
एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी है। तो चीन किस किस चीज़ में? सीसा में अग्रणी है, एंटीमनी में अग्रणी है और टंगस्टन में भी अग्रणी देश है चीन। बोल रहा है एशिया में मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकेल हो गया, तास्ता और जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। बोल रहा है स्विट्जरलैंड ऐसा है जिसमें कोई भी खनिज निक्षेप आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो स्विट्जरलैंड में याद रखिएगा कोई भी ज्ञात खनिज आज तक निक्षेप नहीं ज्ञात हुआ है। बोलिए अभी आते हैं यहाँ पे। बोल रहा है यूरोप क्या है? यूरोप विश्व में लौह अयस्क में अग्रणी है। तो लौह अयस्क में एशिया भी है, यूरोप भी लौह अयस्क में, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप इस देश में पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में भी पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक उत्तर में, कनाडियन शील्ड प्रदेश में, अल्पलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन सिल्क प्रदेश में और कोयला का अल्पियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में आते हैं। तो ब्राजील विश्व के उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो लौह अयस्क दोस्तों सभी में लगभग है ना। बोल रहा है चिली और पेरू में तांबा अग्रणी है। तो तांबा में चिली भी अग्रणी है, पेरू भी अग्रणी है। बोल रहा है ब्राजील और बोलिविया विश्व के टीन उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादक में से एक हैं। और एशिया में दोस्तों टीन उत्पादन के लिए है ना सबसे बहुत बड़ा वहाँ से देता है, ठीक है ना, आधे से अधिक वहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे चीन हो गया और चीन और भी बहुत सारा देश था, ठीक है ना। बोल रहा है दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टर और हीरा विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। इसमें हीरा होता है, सोना, प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सबसे बड़ा जो है सोने का लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे और जायरे। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल कहाँ कहाँ से? तो नाइजीरिया और लीबिया, अंगोला से पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक करता है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी क्या है? संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की कालगुली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सोने का निक्षेप है। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका में विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमानों से कुछ संभवतः विशाल के लिए आर्कटिक का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस और अंटार्कटिक पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का अनुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ से उपलब्ध किए जाते हैं। खनिज का उपयोग के बारे में थोड़ा देर में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़िए देखिए। बोल रहा है हरा का दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा का दुर्लभतम हीरा है। विश्व का प्राचीनतम शैलें प्राचीन ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण में मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ये शैलें बन गए थे। तो बहुत पुराना है, ठीक है। खनिज का उपयोग के बारे में आइए देखते हैं। बोल रहा है खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के प्रयोग के लिए भी किया जाता है। खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, ये सब में किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण, रसोई के पतन तक में होता है। बोल रहा है खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। खनिज अनवंकनीय संसाधन है। खनिजों को निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग कर दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन का सुरक्षित किया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण कीजिए, यहाँ पे देखिए पुनर्चक्रण कर रहा है। कम प्रयोग कीजिए, पुनः प्रयोग कीजिए उसको, खनिज को, हो जाएगा पुनर्चक्रण। ध्यान दीजिए इस पर। शक्ति संसाधन ध्यान दिया जाए तब तो
सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है, मतलब वही आयरन। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? सन्नी, क्या आपने अपना स्नान कर लिया? और नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बस्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माउस बटन को बंद करते समय सोचती है कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन बहुत उपकरणों से, मतलब गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं और अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के लिए के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचारण से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा पर हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमें उद्योग हो गया, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए क्या करते हैं, शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन की को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये पढ़ेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, विद्युत संरक्षण हेतु यहाँ पे कुछ उपाय किया है राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं परंपरागत स्रोत के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो लंबे समय से जो उपयोग में लाए जा रहे हैं परंपरागत है, मतलब परंपरा से आ रहा है। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा दो स्रोत है। ठीक है, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। ईंधन क्या होता है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों देखिए, बोल रहा है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से लाभ क्या है? तो ये आसानी से परिवहनीय होता है और पेट्रो रासायनिक उद्योग का आधार होता है। ये आसानी से परिवहनीय होता है। तेल और कोयले के लिए अधिक स्वच्छ होता है। तेल का सस्ता रास्ता है। हानि क्या है? तेल अधिक पलायन गैस और रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपचय होता है। निर्मूल मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन में अवशेषण की आसान नहीं होता है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के बारे में बोल रहा है, ईंधन और कोयला। तो ईंधन ये सुपर्याप्त है और बहुसंख्य लोगों को ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन इससे हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाने वाला है, हरितगृह प्रभाव को में क्या करता है? वृद्धि करता है, नवीकरणीय है। बोल रहा है इसमें कोयला से क्या क्या लाभ है? विस्तृत रूप से उपलब्ध है विद्युत रूपांतरण के लिए, लेकिन प्रदूषण का वही स्रोत है और विद्युत के लिए भी भारी है, परिवहन के लिए भी भारी है। बोल रहा है जलीय विद्युत के बारे में। तो जल विद्युत से क्या लाभ है? जल प्रदूषण मुक्त होता है और प्रदूषण मुक्त सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि क्या है? तो स्थानीय समुदाय को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन उत्पन्न कर देता है और स्थापित करने वाले को मतलब खर्चीला बढ़ जाता है। ठीक, तो इस तरह के यहाँ पे परंपरागत संशोधन के बारे में दे रहा है। अब दोस्तों आइए चलते हैं आगे। यह उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जा रही थी एक महिला। ठीक है, उसका चित्र यहाँ पे दिया है। बोल रहा है पौधों और जंतुओं के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे हुए हैं, ताप और दाब के कारण वे जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तन हो गए हैं, तो उसको कहेंगे जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इन खनिजों के भंडार क्या है? सीमित है, ये मतलब अनवीनकरणीय संसाधन है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह उसके निर्माण के दर में कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र से ये क्या हो रहे हैं? समाप्त होने वाले हैं। अगर कोयला की बात करें तो कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाली जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, हम लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अब आइए देखते हैं विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देश में कौन कौन है। तो विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक में चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है और तथा झरिया में होता है, धनबाद में होता है, बोकारो झारखंड में होता है। ठीक है, इतना जगह जो है भारत का जो है कोयला उत्पादन में है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपको साइकिल को चमकाने में चरमराने से रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करण
शाला भेजा जाता है तथा अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे जो इसके उत्पाद से जो बना हुआ होता है ना, उसको काला सोना कहा जाता है। बोल रहा है क्योंकि ये बहुत अधिक क्या होता है, मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान काला है और लेकिन बहुत मूल्यवान है तो काला सोना कह दिया। बोल रहा है पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश की अगर बात करें तो ईरान हो गया, इराक, सऊदी अरब और कतर इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। अन्य उत्पादक देश की बात करें, अन्य उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, वेनेजुएला हो गया और अल्जीरिया, ये सब जो है इसके मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात करें तो असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे है और हाई है, कृष्णा गोदावरी नदी की डेल्टा यहाँ पे स्थित है। बोल रहा है प्राकृतिक गैस का, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कुछ दिया है। बोल रहा है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम सब लैटिन सब पेट्रो शब्द से बना है, इसमें सेल ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है, सेल तेल होता है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। बोल रहा है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस का मुख्य उत्पादक हैं। और अब भारत में जैसलमेर हो गया, कृष्णा नदी के डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई तथा कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाए जाते हैं। विश्व में बहुत कम देशों में पास प्राकृतिक गैस जो है अपना पर्याप्त भंडार है, तो बहुत कम ही देशों में, भारत के पास है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बोल रहे हमारे देश जीवाश्म ईंधन के उपभोग में तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंच चुका है। तो जीवाश्म ईंधन है ना, हमारा देश इसको बहुत तेजी से उपयोग कर रहा है, तो चिंताजनक का विषय बन गया। इस ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटों को टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा धन ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है दोस्तों सीएजी के बारे में। सीएजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन होता है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। ठीक है, अब देखिए जल विद्युत के बारे में दे रहा है। सो दोस्तों हमको लग रहा है ना कि अब आगे का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा कल पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, बहुत अभी ऊपर है, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, और आधा अभी पहुंचा है, 16 पेज का है, जिसमें अभी 9th पेज भी हम लोग पहुंच पाए हैं। तो हमको लग रहा है कि इसका जो है यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सब हम लोग जल विद्युत के बारे में कल से पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सेकंड पार्ट में इसको हम बता देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।